ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। और बेसिकली जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं स्केलेटल मसल को रिलैक्स करने का काम करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनको या तो वो पेरीफेरल एट द पेरीफेरी अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू एक्ट करेंगे, या तो वो सेरेब्रो स्पाइनल एक्सिस के थ्रू एक्ट करेंगे सेंट्रली। तो दोनों केस में वो क्या करेंगे, मसल रिलैक्सेशन करेंगे। कई बार इसको मसल पैरालिसिस के वर्ड में भी बुक्स में लिखा जाता है। तो अब अगर इसकी यूटिलाइजेशन की बात करें कि बेसिक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का यूज़ कहाँ है और कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, तो स्केलेटल मसल जैसे कि हम बेसिकली कई बार प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में एनेस्थीसिया देने से पहले, राइट, उसको हम या अलोंग द एनेस्थीसिया हम यूज़ करते हैं ताकि जो मस्कुलर ट्विचिंग है या मूवमेंट है, लाइक लोअर लिम्स में या एब्डोमिनल वॉल मसल में जब हम तो वो हमको जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन वो चीज़ हमारे लिए क्या हो, कंफर्टेबल हो, मीन्स वो चीज़ ऑपरेटिव जो मैनिपुलेशन हो वो हमारा और आसान हो, सर्जिकल प्रोसीजर करना उस पर्टिकुलर एरिया पे हमारा आसान हो। दैट्स वाई वी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस अलॉन्ग विद द जनरल एनेस्थीसिया। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना होगा। लाइक इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात कर लें तो क्लासिफिकेशन में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, लाइक नॉन डिपोलराइजिंग या कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स। तो इनके नेम से ही पता लगेगा, आप कई बार क्लियर कर सकते हो कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो आपको ये याद करना होगा, लाइक लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, ये ड्रग्स हैं आपकी, इसको आपको कंप्लीटली पूरी ड्रग याद करनी होगी। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में आपका सक्सनाइलकोलिन या डेकामिथोनियम, और डायरेक्टली एक्टिंग में डेंड्रोलिन या क्विनिन। तो हम बेसिकली वन बाय वन सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और देखेंगे कि आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेरीफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स की। तो पेरीफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट बस इतना है कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू अपना एक्शन देंगी, ये एंटर नहीं करती सीएनएस में। ये क्वाटरनरी कंपाउंड होते हैं, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं करते हैं और इनका एक्शन जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू होता है, राइट। लाइक कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर या नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर की अगर हम बात करें, देखिए जैसा कि नाम से इंडिकेट है कि ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है। इट मीन्स ये कंपटीशन करेगा किसके साथ, एसिटाइलकोलिन के साथ, और ये ब्लॉक करेगा किस रिसेप्टर को, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारे रिसेप्टर होते हैं एनएम, निकोटिनिक मस्कैरिनिक एनएम रिसेप्टर होता है। तो अगर एनएम रिसेप्टर को ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर विद द कंपटीशन एसिटाइलकोलिन इसको पहले ब्लॉक कर देगा। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर माइस सपोज करिए डी ट्यूबरकुलेरिन। तो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है एफिनिटी फॉर द निकोटिनिक मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर एट द मसल एंड प्लेट बट हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। बिकॉज कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर उसको ब्लॉक कर रहा है, इट मीन्स ये इनहिबिट कर रहा है एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को, इसका अपना खुद का एक्शन कोई नहीं है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस हैज़ नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं एनएम रिसेप्टर की। तो एनएम रिसेप्टर को जब आप देखते हैं तो ये एक्चुअली 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा सब यूनिट होती हैं। और ये एक रोजेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक फूल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके सेंटर में सोडियम आयन के लिए आप सोडियम चैनल होता है। तो आप इसको कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोटीन विद 5, ये मीन्स निकोटिनिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर के बारे में कह रहा है। इट इज़ अ प्रोटीन विद 5 सब यूनिट which is arranged like a rosette surrounding the sodium channel। अब इसमें जो ये 2 अल्फा सब यूनिट है, ये बेसिकली इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये क्या है, 2 अल्फा सब यूनिट कैरी 2 एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग साइट, दीज हैव नेगेटिवली चार्ज्ड। ये 2 अल्फा सब यूनिट में 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और 2 एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को खुद से बाइंड करा सकते हैं, विच कम्बाइन विद द कैटाइनिक हेड ऑफ एसिटाइलकोलिन। बिकॉज एसिटाइलकोलिन में ऑलरेडी आप जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस रोजेट की जो सब यूनिट है उसके अल्फा सब यूनिट में नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज जो कि एसिटाइलकोलिन में प्रेजेंट है उसको अट्रैक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलकोलिन को खुद से बाइंड करा लेते हैं, और दैट लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल एंड इवेंट ऑफ डिपोलराइजेशन आकर। तो जैसे एसिटाइलकोलिन आएगा इवेंट ऑफ डिपोलराइजेशन होगा। लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी क्या हो रखा है कि कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर या
नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। तो अब ये जो डीपोलराइजिंग का इवेंट था जो एसिटाइल कोलिन बाइंड होने के बाद नॉर्मली होता है, वो अब नहीं होगा। तो इसके लिए लिखा है वंस नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स ब्लॉक द एनएम रिसेप्टर्स, एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग इज नॉट एबल टू कंबाइन विद इट्स रिसेप्टर टू जनरेट एंड प्लेट पोटेंशियल। मतलब वो एंड प्लेट पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंड प्लेट पोटेंशियल जब जनरेट होगा तभी मसल स्टिमुलेट होगी और मसल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अभी नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर के ब्लॉक कर देने से जो एसिटाइल कोलिन अब रिलीज हो रहा है मोटर नर्व एंडिंग से, वो अब एनएम रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा और एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। When the magnitude of end plate potential falls below the critical level, और जब ये क्रिटिकल लेवल के बेलो एंड प्लेट पोटेंशियल पहुंच जाएगा तो इट इज़ अनेबल टू ट्रिगर प्रोपेगेटेड मसल एक्शन पोटेंशियल एंड मसल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू नर्व स्टिमुलस। अब क्या होगा, वो जब डीपोलराइजिंग इवेंट नहीं हो रही, एंड प्लेट पोटेंशियल फॉल हो गया तो आपका मसल एक्शन पोटेंशियल भी फॉल होगा और मसल फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मसल में अब कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म नहीं होगा। अकॉर्डिंगली द कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर एग्जिबिट अ फेड फेनोमेना। अब फेड फेनोमेना का क्या पॉइंट है? फेड फेनोमेना इस चीज़ को कह रहा है कि कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप इस इमेज की हेल्प से देख सकते हैं कि यहाँ पे डी ट्यूबरकुलिन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर दे रखा है और ये दिखा रखा है कि डी ट्यूबरकुलिन देने के बाद कंटिन्यूअसली जो इसका रिस्पॉन्स है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ट्विचिज जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो इसमें यही चीज़ कह रहा है कि ये एक तरीके का फेड फेनोमेना है कि कंटिन्यूअसली ये चीज़ कम हो रही है। अकॉर्डिंगली द कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स एग्जिबिट द फेड फेनोमेना, दैट इज ट्विच रिस्पॉन्स ड्यूरिंग पार्शियल ब्लॉक और प्रोग्रेसिवली डिप्रेस्ड ऑन रिपीटेटिव स्टिमुलेशन, राइट। अब इसमें क्या है, ट्यूबरकुलिन प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन ट्विस्ट टेंशन, ये आप इससे देख सकते हो। टिटैनिक स्टिमुलेशन प्रोड्यूसेस पुअरली सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस पॉइंट पे आपको टिटैनिक स्टिमुलेशन दिया गया, दैट इज अबाउट 100 हर्ट्ज टू 10 सेकेंड्स का दिया गया और इसमें ये देखा गया कि इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है। तो देखा गया कि जो पोस्ट टिटैनिक पोटेंशियल है, मीन्स इस टिटैनिक स्टिमुलेशन को देने के बाद वो पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और अगेन जब हम नियोस्टिग्मिन दे देते हैं तो दैट विल रीस्टोर द ट्विच कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा था वो नियोस्टिग्मिन देने के बाद विच इज एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग, वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन अगेन अचीव होने लगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि द एंटागोनिज्म ऑफ इज सरमाउंटेबल बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीकोलिन एस्टरेज। मतलब एंटीकोलिन एस्टरेज का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जो डी ट्यूबरकुलिन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है टुवर्ड्स एनएम रिसेप्टर वो सरमाउंटेबल हो जाएगा, मतलब उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि द एंटागोनिज्म इज सरमाउंटेबल बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीकोलिन एस्टरेज विच इज नियोस्टिग्मिन हियर। सरमाउंटेबल मीन्स उसको आगे निकल जाएगा, एंटागोनिज्म इज सरमाउंटेबल, मतलब उसको आप सप्रेस कर सकते हैं। सरमाउंटेबल मीन्स उस एंटागोनिज्म को जो डी ट्यूबरकुलिन का है उसको आप सप्रेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर को। तो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में बेसिकली यहाँ पे लाइक डी का मिथोलियम है सक्सनाइल कोलिन। द सक्सनाइल कोलिन विच इज मेड अप ऑफ 2 एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल जॉइंड टुगेदर had affinity with the submaximal intrinsic activity, because in the non-depolarizing blocker we studied that there will be not any kind of intrinsic activity, but here the intrinsic activity will be there. And one thing that these drugs do not dissociate rapidly from the receptor that are not hydrolyzed by acetylcholinesterase. सबसे important point है कि ये ड्रग जब एक बार उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के से बाइंड होंगी एनएम रिसेप्टर से, तो ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होंगी, तो ये डिसोसिएट नहीं होंगी। और जब डिसोसिएट नहीं होंगी तो हम बोल सकते हैं कि उनका इफेक्ट कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग्ड बना होगा और वो हाइड्रोलाइज्ड भी नहीं होंगी। क्यों? एसिटाइलकोलिनेस्टरेज से। और जब हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगी
तो इट मीन्स उसका इफेक्ट अगेन बना रहेगा, इसीलिए यहाँ पे रीस्टोर नहीं हुआ इफेक्ट। जैसा कि यहाँ पर इफेक्ट रीस्टोर हो गया था आफ्टर नियोस्टिग्मिन, यहाँ पर इफेक्ट आपका रीस्टोर नहीं हुआ। तो दे डीपोलराइज मसल एंड प्लेट बाय ओपनिंग सोडियम चैनल। ये सक्सनाइल कोलिन वंस बाइट्स विद द एलोस्टेरिक साइड ऑफ द एनएम रिसेप्टर, दे depolarize they induce the depolarizing event and initially produce twitching and fasciculation। ट्विचिंग प्रोड्यूस करेंगे, कंटिन्यूसली ट्विचिंग प्रोड्यूस होगी क्योंकि प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन हो रहा है, और उसके बाद एक कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन के बाद रिलैक्सेशन के स्टेप आएगा, जो कि ड्रग अगर प्रेजेंट है तो वो भी जल्दी नहीं आने वाला। तो इसको हम बोलते हैं ट्विचिंग एंड फैसिकुलेशन, और इसको हम बोलते हैं फेज 1 ब्लॉक, राइट। They induce prolonged partial depolarization of the region around muscle and plate. Sodium channels get inactivated। अब जब सोडियम चैनल लंबे समय तक ओपन होंगे, they will get inactivated because transmembrane potential drops to about -50 millivolt, right? -50 millivolt हो गया है अब। तो acetylcholine released from the motor nerve ending is unable to generate propagated max-axis potential। मीन्स अब जब सक्सनाइल कोलिन ने कंटिन्यूसली सोडियम चैनल को ओपन रखा, तो सोडियम चैनल जब ऑलरेडी ओपनड है तो उस ओपन स्टेट में उस इनएक्टिवेटेड स्टेट को प्रोलॉन्ग कर दिया सक्सनाइल कोलिन ने। तो जब अब एसिटाइल कोलिन उस अल्फा साइट पे बाइंड करेगा, तो चूंकि ऑलरेडी सोडियम चैनल इनएक्टिवेटेड है, उसका अपना कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो acetylcholine released from the motor nerve ending is unable to generate propagated MAP muscle action potential and flaccid paralysis in mammals will be there। यही बात को कहा गया है कि जब यही चीज़ जब ट्विचिंग और फैसिकुलेशन के स्टेप को अगर हम सक्सनाइल कोलिन को लार्ज डोज में देते हैं या कंटिन्यूसली देते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रखते हैं, तब क्या इफेक्ट आने वाला है। कॉन्स्टेंट डिपोलराइजेशन मेक्स द एंड प्लेन रिफ्रैक्टरी टू द other impulse and muscle relaxation results, or continuous activation of acetylcholine receptor leads to ongoing shift of sodium into the cell and potassium out of the cell। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है कि कांस्टेंट डिपोलराइजेशन से आपकी जो अदर मसल है वो रिलैक्सेशन, मतलब कांस्टेंट डिपोलराइजेशन हो रहा, तो अदर जो acetylcholine का इफेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इट मीन्स रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम उसमें ये कह सकते हैं ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली जब कंटिन्यूस डिपोलराइजेशन होगा तो सोडियम आयन का मूवमेंट आउटसाइड होगा और पोटेशियम क्या होगा, सोडियम का आउटसाइड होगा और पोटेशियम इनसाइड होगा और पोटेशियम का आउटसाइड होगा। तो डिस्पाइट दिस अब ये चीज़ होगी, तो चूंकि जब सक्सनाइल कोलिन का एक्शन तो उसके नेचर में है कि वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन दे रहा है, कॉन्स्टेंट डिपोलराइजेशन दे रहा है, तो अब सेल किस तरीके से रेगुलेट करेगी अपने आप को। The post-junctional membrane potential eventually moves into the direction of normal even in the continued presence of succinylcholine। succinylcholine के प्रेजेंस में ही वो जो मसल एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस आया है उसको मसल मेंटेन करना चाहिए, एंड दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। अब यहाँ पे ATPase पंप इन्वॉल्व हो गया, राइट, क्रॉनिक कंडीशन में। तो जब ATPase पंप हो गया तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्क करने लगा। तो अब ये सोडियम को क्या करेगा, अंदर से बाहर और पोटेशियम को बाहर से अंदर लेके आएगा, विच ब्रिंग्स पोटेशियम इनटू द सेल इन एक्सचेंज फॉर सोडियम। द रिसेप्टर डज नॉट रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू एसिटाइलकोलिन। अगेन एसिटाइलकोलिन अब जब ATP की हेल्प से सोडियम पोटेशियम ATPase पंप वर्क करने लगा तो अगेन एसिटाइलकोलिन का एक्शन कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ ATP इन्वॉल्व है। The receptor does not respond appropriately to acetylcholine and neuromuscular blockage is prolonged, and this is called phase 2 block। So we can see here the depolarizing block or non-competitive block is in 2 steps, basically in phase 1 block and phase 2 block। तो आपको डिफरेंसेस बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। It is a type of flaccid paralysis that cannot be reversed with neostigmine। phase 1 को हम रिवर्स नहीं कर सकते। On prolonged use a large single dose या repeated dose or continuous infusion, this block may be converted into phase 2 block that can be reversed with the anticholine esterases। succinylcholine produce initial augmentation of twitchage। तो succinylcholine का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि succinylcholine ने जैसे आपने दिया तो इनिशियल क्या हुआ, augmentation of ट्विचेज हुआ, और जब इनिशियल एगमेंटेशन होगा ट्विचेज का
उसके बाद जब कंटिन्यूस प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन होगा तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, फॉल होगा। तो सक्सेनाइल कोलिन प्रोड्यूस इनिशियल ऑगमेंटेशन ऑफ टूसेस फॉलोड बाय प्रोग्रेसिव ब्लॉक। टिटेनस इज वेल सस्टेन्ड बट देयर इज नो पीटीपी। ब्लॉक इज नॉट रिवर्स्ड रेदर देन बाय वर्सेंड बाय नियोस्टिग्मिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियोस्टिग्मिन देने के बाद कोई भी ब्लॉक हमारा रिवर्स नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि नियोस्टिग्मिन देंगे हम तो हमारा पर्पज इतना होगा कि कोलिन स्ट्रेस को क्या करें, इनिबिट करें। अब कोलिन स्ट्रेस को अगर इनिबिट कर रहे हैं मीन्स स्टाइल कूलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और स्टाइल कूलिन अपना एक्शन दे ही नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सक्सेनाइल कोलिन बाइंड है, राइट, एलोस्टेरिक साइड पे, और उसने कांस्टेंट डिपोलराइजेशन करके रखा है। तो वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है आपका नियोस्टिग्मिन देने का। तो आपकी ये इसीलिए सस्टेन्ड यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है। तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो हम बेसिकली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में लाइक ऑटोनोमिक गैंग्लिया, तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया में एनएन रिसेप्टर होता है, तो कम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर प्रोड्यूस सम डिग्री ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज एज वेल। सक्सेनाइल कोलिन में कॉज गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन बाय इट्स एगोनिस्टिक एक्शन ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर में ये एगोनिस्टिक एक्शन देता है, डिपोलराइजेशन को प्रमोट करता है, तो कई बार ये गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन को प्रमोट कर सकता है। हिस्टामिन रिलीज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी ट्यूबरकुलिन रिलीज हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल, और हिस्टामिन रिलीज कंट्रीब्यूट टू हाइपोटेंशन बिकॉज हिस्टामिन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेटेशन। सो वैसोडाइलेटेशन के रिजल्ट में आपका फॉल इन बीपी भी होगा, जो कि हम सीबीएस में इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखते हैं। और फ्लशिंग, ब्रोंकोस्पाज्म एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और अदर इफेक्ट, ये बेसिकली आपका हिस्टामिन का लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग इफेक्ट है। सीबीएस में इसका सिग्निफिकेंट फॉल इन बीपी ड्यू टू वैसोडाइलेटेशन, और हिस्टामिन रिलीज, रिड्यूस वेनस रिटर्न, ये कई वजह से आपका सिग्निफिकेंट फॉल इन बीपी होता है। जीआईटी में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी ऑफ कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में इनहांस पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन। तो और सीएनएस में अगर बात करें तो जो भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकल है क्वार्टरनरी कंपाउंड वो सीएनएस को क्रॉस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्रॉस नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स की। डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में लाइक डेंड्रोलिन एंड क्यूनिन। तो बेसिकली डेंड्रोलिन और क्यूनिन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है राइनोडिन रिसेप्टर। चूंकि हम जानते हैं कि राइनोडिन रिसेप्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेल स्टोर्ड है कैल्शियम का, मीन्स आप समझ लीजिए कि स्टोरेज रूम है एक कैल्शियम का। तो डेंड्रोलिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया इनहिबिशन ऑफ राइनोडिन रिसेप्टर। It is used to relieve spasticity due to multiple sclerosis, cerebral palsy, and spinal cord injuries, but is ineffective in spasm due to musculoskeletal injuries. It is a drug of choice for the treatment of malignant hyperthermia में हम इसको बेसिकली यूज़ होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम में आने वाला है कि ट्यूब में वो आपका कम्पिटिटिव या नॉन कम्पिटिटिव पूछेगा, इसके चांसेस कम है, फिर भी आप देख सकते हैं कि राइनोडिन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट कर रहा है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मसल वीकनेस है, हेपेटाइटिस है। फार्माकोकाइनेटिक क्या आप इसको समझ सकते हैं कि अगर क्वार्टरनरी कंपाउंड है तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, हाईली आयनिक है, लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकली इनको आईवी और कभी कभी आईएम के थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड देयर प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच।